हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो 3D में हमने दो लेक्चर्स किए। पहले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट्स इन अ 3D प्लेन और सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, ये सब चीज़ें पढ़ी। सेकेंड लेक्चर में हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जिसमें प्लेन इन अ पॉइंट नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं, और टू 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन हो तो किस तरीके से लिखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं प्लेन के इक्वेशन के, वो हमने पढ़े। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूएशन में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, किस तरीके से एक प्लेन अगर आपको दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो उस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, वेक्टर के फॉर्म में अगर हम निकालना चाहें तो बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये पॉइंट हमें P गिवन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये पॉइंट R इस प्लेन पे कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, ये प्लेन किसी ना किसी पॉइंट R से पास कर रहा है, तो ये R जो पॉइंट है ये गिवन है ऑन द प्लेन। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से देखें ध्यान से, तो अगर ये PR वेक्टर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर, तो ये जो डिस्टेंस d है ये और कुछ नहीं बल्कि इस PR वेक्टर या RP वेक्टर, आप जो भी कहिए इसको, इसका प्रोजेक्शन है ऑन द नॉर्मल। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ RP ऑन द नॉर्मल विल गिव अस द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रोजेक्शन निकालते हैं RP वेक्टर डॉट एन कैप। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ RP ऑन एन, इस तरीके से लिखते हैं, या फिर RP वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर। ठीक है क्या? अब अगर ध्यान से देखें तो इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो RP वेक्टर हमारा हो जाएगा आपका x1 माइनस एक्स नॉट, है ना, आई कैप, फिर प्लस y1 माइनस वाई नॉट जे कैप, ये RP वेक्टर है, एन प्लस z1 माइनस जेड नॉट के कैप। ठीक है, और n वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो RP डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ n, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ऑफ द पॉइंट, और यहाँ से RP डॉट एन आप अगर निकालेंगे तो ये a टाइम्स ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट प्लस b टाइम्स ऑफ एक y1 माइनस वाई नॉट, है ना, प्लस c टाइम्स ऑफ z1 माइनस जेड नॉट अपॉन मॉड्यूलस में, है ना, रूट ओवर, ये हो जाएगा आपके पास रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर ध्यान से देखिए तो ये और कुछ नहीं बल्कि इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन लिखा हुआ है ना। अगर x1 के बदले में आपने x लिखा होता, y1 के बदले में y लिखा होता और z1 के बदले में z लिखा होता, तो ये और कुछ नहीं बट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन होता। यानी इस इक्वेशन, क्योंकि अगर इस प्लेन का इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से, a टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस वाई नॉट एंड प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 0। यही होता है इस इक्वेशन का प्लेन, इस प्लेन का इक्वेशन। और हमने डिस्टेंस निकालने के लिए बस क्या किया, x के बदले में x1 पुट किया, y के बदले में y1 पुट किया और z के बदले में z1 पुट किया। यानी अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन ये दिया हुआ है तो आपको और कुछ नहीं करना है न्यूमरेटर निकालने के लिए। अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास ये है तो न्यूमरेटर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, x1 के बदले में आपको क्या रखना है, x के बदले में x1 रखना है, y के बदले में y1 और z के बदले में z1 रख देना है, और डिवाइड कर देना है इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन हो जाता है। अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका 2D में
2D में अगर हमारे पास लाइन होता था और एक पॉइंट होता था तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम निकालते थे वो भी कुछ इसी तरीके से होता था। बस इसमें आपका ये z वाला कंपोनेंट नहीं होता था क्योंकि 2D में हमारे पास सिर्फ x और y कंपोनेंट होता है। तो याद करिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जिस तरीके से एक लाइन बिहेव करता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत हद तक एक प्लेन का भी बिहेवियर उसी तरीके से होता है और ये इससे साबित भी होता है ना। ऑलराइट, तो चलिए हम इसमें कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर दो पैरेलल प्लेन्स दिए हुए हैं आपके पास, सपोज ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा प्लेन है और दोनों प्लेन क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल प्लेन्स हैं और इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो जो लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते थे सेम उसी तरीके का एप्लीकेशन इसमें भी हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा इसको अगर हम d बोलें और इस प्लेन का इक्वेशन है अगर मान लीजिए ax या फिर स्मॉल a से लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0 और इस प्लेन का इक्वेशन अगर मान लीजिए ax, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो x y और z के कोएफिशिएंट तो सेम होंगे क्योंकि दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होगा, प्लस डी टू इज इक्वल टू 0। तो इसके बीच का डिस्टेंस सिंपली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। निकालने के लिए हम कोई भी पॉइंट पी ले सकते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालिए फिर इसका डिस्टेंस निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो ये वाला कंपोनेंट दोनों ही वैल्यूज़ में होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास डिफरेंस सिर्फ बचेगा d1 और d2 का, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अब इसको थोड़ा समझते हैं। इसके लिए वापस से मैं दो प्लेन्स ड्रॉ करूंगा। सपोज ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, और वहीं दूसरा प्लेन कुछ इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। सपोज ये आपका दूसरा प्लेन है। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो उसके लिए ध्यान से देखते हैं कि इसका नॉर्मल अगर हम लेते हैं इस प्लेन पे नॉर्मल तो ये कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको। इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा, प्लेन से बाहर निकल रहा होगा। इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखें तो ये और कुछ नहीं बल्कि एंगल बिटवीन इट्स नॉर्मल है, ठीक है। तो एंगल थीटा बिटवीन द टू प्लेन्स being equal to the angle between the vectors n1 and n2 which are the normal to the plane। तो जब भी हमें एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना हो, एंगल बिटवीन प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ठीक है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो ये बहुत आसान हो गया फिर तो हमारे लिए, क्योंकि अगर इस प्लेन का नॉर्मल n1 है और इस प्लेन का नॉर्मल n2 है तो हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2, ठीक है। तो ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। आप थीटा निकालना चाहें तो cos इनवर्स करके और ये वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हमारे पास क्लियरली ये बात पता है कि cos थीटा की वैल्यू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2 है, तो ये तो जब हमारे पास वेक्टर फॉर्म में था। प्लेन अगर कार्टेशियन फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच का अगर एंगल निकालना है तो इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम नॉर्मल लिखना चाहें तो ये नॉर्मल हमारा हो जाएगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप एन प्लस c1 k कैप, है ना। और इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास n2 हो जाएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप एन प्लस c2 k कैप, ठीक है। तो cos थीटा का अभी अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था n1 डॉट n2, तो ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2, ठीक है क्या।
तो ये हमारे कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो प्लेन अगर पैरेलल और डिस्टिंक्ट, यानी कहने का मतलब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों कोइंसाइड कर रहे हों। तो अगर ये वाला सिचुएशन है आपके पास, तो उस केस में इन दोनों के नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा, है ना। इनफैक्ट इन दोनों के नॉर्मल्स के बीच का एंगल, हाँ बिल्कुल जीरो होगा। और वहां से हम ये भी जानते हैं कि दो पैरेलल प्लेन्स हैं, तो इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे एक्स वाई और जेड के, ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यानी क्लियरली यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू d1/d2, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन्स हैं। परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, यानी यहाँ कॉस थीटा आपका जीरो हो जाएगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, n1.n2 इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी आपके पास a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। और अगर प्लेन आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे d1 और d2 भी दोनों क्या हो जाने चाहिए, प्रोपोर्शनल हो जाने चाहिए। तो आपके पास कंडीशन ये हो जाएगा। ये सारे के सारे कंडीशंस एग्जैक्टली वही कंडीशंस हैं जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अब बारी आती है सवाल करने की। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन एंड सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 19 यूनिट्स। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। पहला तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस प्लेन के पैरेलल है। तो इस प्लेन के पैरेलल है तो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन का जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन अगर पैरेलल है तो सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंट होगा, है ना। तो रिक्वायर्ड प्लेन का जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ बनेगा x प्लस 5y माइनस 4z एन प्लस, या फिर मैं इसको इज इक्वल टू लैम्डा लिख देता हूं, ठीक है। इज इक्वल टू लैम्डा लिखने का एक खास रीजन है, क्योंकि हमें इसके इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का सम पता है। यानी अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दूं तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर याद करिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन लिखा था हमने जब प्लेन का, तो वो लिखा था x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। तो RHS में तो सबसे पहले 1 होता है, और x y z का कोइफिशिएंट, मतलब न्यूमरेटर में x y z का कोइफिशिएंट 1 बनाना है और डिनोमिनेटर में बाकी सारी चीजें लेके जानी है। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो RHS में 1 बनाने की कोशिश करता हूं, तो लैम्डा से डिवाइड कर देता हूं। तो ये बन जाएगा x/लैम्डा प्लस 5y/लैम्डा एन माइनस 4z/लैम्डा, ये इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी हमने बात करी कि यहां से x y और z के न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट्स 1 बनाने हमें, तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ये x/लैम्डा रह गया। इसमें न्यूमरेटर y वाले में न्यूमरेटर 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये y/λ/5 बन जाएगा। और इस वाले z वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, -4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये z/-λ/4 बन जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्लियरली अगर हम देखें तो x इंटरसेप्ट जो आया वो आ गया लैम्डा, y इंटरसेप्ट जो आया वो आ गया λ/5, और z इंटरसेप्ट जो आया वो आपका आ गया -λ/4, ठीक है। और इन्हीं का सम तो हमें 19 दिया हुआ है, तो देयरफॉर लैम्डा प्लस λ/5 प्लस माइनस λ/4 इज इक्वल टू 19, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर हमारा 20 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 20 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 19। यानी यहाँ से हमारे पास हो गया 19 λ/20 इज इक्वल टू 19, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 20। तो देयरफॉर
जो प्लेन होगा हमारा उसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा के बदले में 20 डाल देते हैं। तो प्लेन हो गया हमारे पास x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू 20। ठीक है, अभी तो ये प्लेन का इक्वेशन लिखा, लेकिन हमने इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस हमने सिंपली कहा था कि डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इज इक्वल टू 20 ना लिख के मैं इसको माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। तो डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म्स यानी 5 माइनस ऑफ माइनस 20 मॉड्यूलस अपॉन रूट ओवर x, y और z के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन, ये कितना हो गया, 25 प्लस 1 26 एंड 16 तो 42, तो रूट 42। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम दिस पॉइंट। तो पैरेलल है तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम रह जाएगा, बस कांस्टेंट टर्म को हमें चेंज करना है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन का जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा 2x माइनस 6y प्लस 3z एन प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस प्लेन का डिस्टेंस इस पॉइंट से 2 यूनिट है, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 माइनस 6 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 2 एंड प्लस 3 इंटू जेड कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस 3 एंड प्लस डी अपॉन रूट ओवर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। तो ये तो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 49 बन जाता है, यानी 7 हो जाएगा। तो इस 7 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 14 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ से देखें हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, तो ये बन जाएगी d माइनस, यहाँ से 12 9 21 तो 19 बन गया, है ना। मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस खुलेगा तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ बनेंगी, तो यानी आपके पास एक बार प्लस 14 और दूसरी बार माइनस 14 बनेगा। तो यहाँ से d की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक हो जाएगा 14 प्लस 19 तो 33, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 19 माइनस 14 तो दैट इज़ 5। तो देयरफॉर आपके पास जो रिक्वायर्ड प्लेन्स बनेंगे दो आएंगे। पहला आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 6y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस 6y प्लस 3z प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही आपके एक्सेप्टेबल आंसर्स होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अ प्लेन which always remains at a constant distance p from origin cuts the coordinate axis at a, b and c. Find the locus of centroid of the plane face ABC. तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो जैसे मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बना लेते हैं। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और इस तरीके से हमारे प्लेन ने हमारे एक्सिस को कट किया है, ठीक है, ताकि ये एक ट्रायंगल बन पाए। तो सपोज ये हमारा A, ये B और ये C है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेन विच ऑलवेज रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस P फ्रॉम ऑरिजिन, यानी इस ऑरिजिन से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा P के बराबर रह रहा है ना। फिर हमें क्या चाहिए, सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन फेस ABC। सपोज ये A हमारे x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, दिया नहीं हुआ है, मान रहे हैं a, 0, 0। B हमारा y एक्सिस है तो 0, b, 0, और C हमारा z एक्सिस है तो 0, 0, C मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सेंट्रॉइड
सेंट्रॉइड ऑफ अगर ए बी सी हमें निकालना हो तो लेट सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी बी, डायरेक्टली हम एक्स वाई जेड ही मान लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। या फिर आप, सिंस लोकस की बात हो रही है तो चलिए हम पहले अल्फा बीटा गामा मानते हैं और फिर बाद में रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा निकलने के बाद हम अल्फा को एक्स, बीटा को वाई और गामा को जेड से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि अल्फा का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो वर्टिसेस का सम डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। तो यानी a प्लस 0 अपॉन 3 हो जाएगा, दैट इज a/3, है ना। सिमिलरली बीटा की वैल्यू b/3 और गामा की वैल्यू c/3 आ जाएगी। तो ये तो हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ABC निकाल ली, लेकिन हमें रिलेशन चाहिए अल्फा बीटा गामा में इस तरीके से सच दैट इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ना हो या पैरामीटर्स ना हो। ए, बी और सी हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी भी दिए नहीं गए थे। तो हमें क्या करना है, कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन निकालना होगा जिससे हम ए बी सी को एलिमिनेट कर पाए। तो यहाँ पे एक रिलेशन या फिर एक जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है वो ये है कि ये जो प्लेन है ये हमेशा एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन रहता है, ठीक है। तो अगर इस प्लेन का इक्वेशन हमें लिखना हो, तो इस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। एंड सिंस दिस प्लेन इज एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, तो p की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मॉड ऑफ x के बदले में 0 रख देते हैं क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, y के बदले में 0, z के बदले में 0, है ना, -1 अपॉन x का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर यानी 1/a² प्लस 1/b² एंड प्लस 1/c², है ना। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो रिलेशन आया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि ये बाकी सारे टर्म्स तो 0 हैं न्यूमरेटर के, ये सारे टर्म्स 0 हैं, तो बचा तो इधर सिर्फ -1 और मॉड्यूलस है तो वो वैसे भी -1 + 1 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करके और स्क्वायर करके लिखें तो आप देखोगे तो ये क्लियरली ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। यानी हमने क्या किया, इसको इधर लेके आए, इसको इसके नीचे लेके गए और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² की वैल्यू 1/p² हो जाएगी। लेकिन हमें अपने रिलेशन में ए बी सी नहीं बल्कि अल्फा बीटा गामा चाहिए। तो यानी यहाँ अब हम जो हमने ये रिलेशन निकाले हैं, यहाँ से ए की वैल्यू हम 3 अल्फा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बी की वैल्यू 3 बीटा और सी की वैल्यू 3 गामा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो ये बन जाएगा 1/9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/9 बीटा स्क्वायर एंड प्लस 1/9 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p²। अब हमारे पास अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लोकस डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे, अल्फा को x से रिप्लेस कर दीजिए, बीटा को y से और गामा को z से। चलिए मैं 9 को भी उधर RHS में लेते जाता हूँ, तो हमारा लोकस हो गया 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल टू 9/p², ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। तो इस बार अब हमें इस टेट्राहेड्रन को कंसिडर करना है जहां पे 3 वर्टिसेस तो ABC हो गए और चौथा वर्टेक्स आपका O हो गया। इसके लिए आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी होगी कि सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन हमें जो निकालना है उसका कोऑर्डिनेट अगर हम अल्फा, बीटा और गामा मान लें, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द वर्टिसेस डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। तो ये बन जाएगा a/4, बीटा की वैल्यू b/4 एंड गामा की वैल्यू c/4। यानी यहाँ से a की वैल्यू 4 अल्फा, b की वैल्यू 4 बीटा
एंड सी की वैल्यू 4 गामा हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है, ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है, इसी रिलेशन में आपको अल्फा के बदले में ए के बदले में 4 अल्फा, बी के बदले में 4 बीटा और सी के बदले में 4 गामा सब्सटीट्यूट कर देना है। तो देयरफॉर जो आपका रिलेशन आएगा 1/16 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि चलिए हम यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं, सिंस हमारे पास है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर था। वैल्यूज़ हमने ए बी सी की यहाँ पे जैसे ही सब्सटीट्यूट करी तो ये बन जाएगा 1/16 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/16 बीटा स्क्वायर एंड प्लस 1/16 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। ठीक है, आप 16 को RHS में ले जाके अल्फा बीटा गामा के बदले में XYZ लिख दीजिए, तो आपका लोकस आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू 16/p स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट D वेयर D इज लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट AB such that AD is to DB is equal to 3:1. ठीक है, if normal of the plane is parallel to AB where A is this point, B is this point, then the equation of plane is okay. पहले इसको, बहुत सारा अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसको पहले पिक्चर से समझते हैं। ठीक है, पिक्चर ये कह रहा है कि आपके पास एक प्लेन है। ठीक है, ये जो प्लेन है ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को, यानी ये जो पॉइंट ए लिखा हुआ है आपके पास और ये जो पॉइंट बी लिखा हुआ है, एक तो इसका नॉर्मल इस ए बी के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि नॉर्मल ए बी के पैरेलल है। ठीक है, दिया हुआ है ना, नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और दूसरा ये है कि इस प्लेन पे एक पॉइंट डी लाई करता है जो ए डी को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यानी सिचुएशन कुछ हमारे पास इस तरीके से है, सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2, 1, 4। बी का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -2, -3, 0। और ये पॉइंट है आपका डी और ये इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से हम डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × -2 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाई 4, देन 3 × -3 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 दैट इज 4, एंड ये हो गया आपका 3 × 0 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है क्या, तो यहाँ से वैल्यू आप देखें तो ये -6 + 2 दैट इज -4, तो ये वैल्यू आ जाती है -1। ये आपके पास -8/4 तो -2, और ये आपके पास 4/4 दैट इज 1। तो ये तो आपका डी का कोऑर्डिनेट आ गया। डी का कोऑर्डिनेट यानी कि ये पॉइंट जो इस प्लेन पे लाई करता है, -1, -2, 1। ठीक है, प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट मिल गया। हमने अक्सर बात करी है कि प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए और प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर चाहिए। हमें पता है कि ये जो नॉर्मल है ए बी के पैरेलल है, तो नॉर्मल का जो वेक्टर होगा वो खुद ए बी वेक्टर ही हो जाएगा। तो नॉर्मल इज नथिंग बट द ए बी वेक्टर इटसेल्फ, और ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी वेक्टर लिखिए, बी ए वेक्टर लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं बी ए वेक्टर लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे वेक्टर के सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 4k कैप। ठीक है, या फिर आप चाहें तो ये 4 कॉमन करके हटा सकते हैं और हम नॉर्मल वेक्टर को सीधे लिखेंगे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप।
क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो है वो 4,4,4 है। अगर 4,4,4 किसी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है तो 1,1,1 भी हमारा क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो देयरफॉर प्लेन का इक्वेशन बड़ा सिंपल सा हो गया। अब आपको पॉइंट पता है प्लेन पे लाई करने वाला, आपको नॉर्मल पता है, तो नॉर्मल और पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो नॉर्मल का x कंपोनेंट है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, प्लस y कंपोनेंट है 1, y माइनस ऑफ -2 करेंगे तो y प्लस 2, ठीक है, एंड देन प्लस 1 इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया अगर हमने तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो जो आंसर हमारा सही निकल रहा है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें वो होगा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन्स बिटवीन द प्लेन्स। यानी दो अगर आपके गिवन प्लेन्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो बाइसेक्टर प्लेन्स होंगे उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। स्ट्रेट लाइन में जो काम हमने किया था वही सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो आपके पास ये दो गिवन प्लेन्स थे, इस प्लेन का हमें इक्वेशन चाहिए या लोकस चाहिए, तो हम इस पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट पी ले लेते हैं। इस पी का डिस्टेंस इस प्लेन और इस प्लेन से दोनों से क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है ना। तो वही काम हमने किया। इसका अगर हम कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा लेते हैं और डिस्टेंसेस इक्वल करते हैं तो हमारे अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन आ जाएगा, और फिर अल्फा बीटा गामा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई जेड से। और रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं वापस से आपको याद दिलाऊंगा कि आप इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स याद कीजिए। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स के लिए भी पढ़ा था, और यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम प्लेन के बीच का एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालने के लिए भी सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी हम बात करेंगे अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। अगर आपने ये प्लेन निकाल लिया है और इस प्लेन और आपके गिवन प्लेन के बीच में अगर ये एंगल 45 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, 45 डिग्री से छोटा होता है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री से छोटा है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी ये वाला जो प्लेन होगा ये आपका अक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा वाला जो लाइन प्लेन बचेगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। और इसके लिए भी अगर आप देखें तो ये बाइसेक्टर जो आपको मिला है इस प्लेन से अगर आपका 45 डिग्री से बड़ा एंगल बनाता है तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, यानी ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और ये जो प्लेन आपने ढूंढा है ये आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया। यानी करना क्या है कि जो भी आपने एंगल निकाला, जो भी आपने बाइसेक्टर निकाला, उसका एंगल आप किसी भी एक गिवन प्लेन से आप निकालो। कॉस थीटा हमने निकालना आता है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। तो गिवन प्लेन से आपने एंगल निकाला कॉस थीटा। अब अगर इस कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में है, यानी कहने का मतलब इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन हो जाएगा कि थीटा की वैल्यू 0 से थीटा की वैल्यू 0 से π/45 डिग्री के बीच में है। थीटा की वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच में होगी तो आपके कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आपका वो प्लेन हो जाएगा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 0 से 1/√2 के बीच में होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी, ठीक है। तो इस केस में आपका जो एंगल बाइसेक्टर आपको मिला है या प्लेन के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर मिला है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है।
ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रेट लाइन में भी देखा था, ठीक है। फैमिली ऑफ प्लेन्स, जैसा हमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, सेम उसी तरीके से फैमिली ऑफ प्लेन्स भी पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दो प्लेन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स दिए हुए हैं, सपोज दिस इज वन ऑफ द प्लेन और ये आपका दूसरा प्लेन है, और इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन पास करता है, जैसे यहां पे ये वाला प्लेन, ठीक है, इसको हम दूसरे, अगर ये वाले प्लेन की बात करें तो ये जो प्लेन है ये इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, ठीक है। तो इफ दिस प्लेन इज गिवन बाय P1 इज इक्वल टू 0, दिस प्लेन इज गिवन बाय P2 इज इक्वल टू 0, तो इनसे, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोई भी प्लेन का जो इक्वेशन है वो हम लिख सकते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लैम्डा, हर, फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा you will be getting a plane which passes through the line of intersection of the two given planes P1 is equal to 0 and P2 is equal to 0, ठीक है क्या। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 से जो प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, जहां लैम्डा की वैल्यू आपको रियल लेनी होगी, वो प्लेन हमेशा ही आपके जो दो गिवन प्लेन्स हैं इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशंस के करेस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकल सकती है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके कि उसमें हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास है कि आपको दिया हुआ है कि द प्लेन दिस इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस, ठीक है। फाइंड इट्स इक्वेशन इन द न्यू पोजीशन। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है एक बार पिक्टोरियली। देखिए 3D में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 3D में विजुअलाइजेशन, हमारा 3D विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा हम 3D विजुअलाइजेशन कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिवली हम अपने सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है और उसके करेस्पॉन्डिंग एक और प्लेन हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सपोज ये हमारा दूसरा प्लेन दिया हुआ है। अब क्या है कि सपोज अगर ये वाला प्लेन है हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 और ये प्लेन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने किया क्या कि ये जो गिवन प्लेन है इसको इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट 90 डिग्री से हमने रोटेट कर दिया, यानी इस प्लेन को हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। किस तरफ रोटेट किया है ये हमें नहीं बताया गया, ठीक है। किस तरफ, इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फॉर द टाइम बिंग हम इसको रोटेशन इस तरफ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन अब नए पोजीशन में कुछ इस तरीके से हो चुका है, जहां पे इन दोनों के बीच की एंगल हमारे पास कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है क्या। तो ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर हमारा P1 इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा P2 इज इक्वल टू 0 है, तो रिक्वायर्ड प्लेन इज अ प्लेन जो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो क्या हम इस रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो गया, लेकिन लैम्डा के फॉर्म में हम आंसर तो नहीं दे सकते, तो हमें लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन जो हो गया, रिक्वायर्ड प्लेन, इसका इक्वेशन बन जाएगा P1, यानी इस केस में हमारे पास है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 यानी x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x के कोएफिशिएंट एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, y का कोएफिशिएंट एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, z का कोएफिशिएंट एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, एन यहाँ से आपके पास हो गया 4 कॉमन, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। अब खास बात ये है इस रिक्वायर्ड प्लेन की कि ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है आपके गिवन प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, आपके गिवन प्लेन से कैसा एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। यानी cos 90 डिग्री विल बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। और cos 90 डिग्री की तो वैल्यू जीरो हो जाती है, या फिर हम एक सिंस परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर्स का या नॉर्मल्स का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इनका प्रोडक्ट्स का सम हमें क्या मिल जाएगा? जीरो, है ना। तो सिंस दिस प्लेन, प्लेन 1, एंड सपोज इसको मैं प्लेन 2 बोल देता हूं। ठीक है, इसको मैं प्लेन 2 बोल देता हूं। तो सिंस 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, तो हमारे x कोएफिशिएंट्स, y कोएफिशिएंट और z कोएफिशिएंट, इनका प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा? जीरो। यानी हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, -1 इंटू लैम्डा -1 एंड प्लस, इनफैक्ट माइनस ही है, -1 इंटू 2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है क्या? तो यहां से आपके पास हो जाएगा लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +1 -2 लैम्डा +1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है क्या? तो ये एक लैम्डा तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपके क्लियरली लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/2। जैसे ही ये लैम्डा की वैल्यू आई, इसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन जो अपना होगा उसमें लैम्डा इज इक्वल टू 3/2 पुट कर दीजिए। तो x का कोएफिशिएंट हो गया 5/2 टाइम्स x, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 3/2 - 1 दैट इज 1/2 टाइम्स y, और z का कोएफिशिएंट हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, 2z इज इक्वल टू, और माइनस यहाँ पे वापस से 3/2 आप करेंगे तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा 5x प्लस y प्लस 4z माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन P1 इन द प्लेन P2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट डेवलप किया है ना। आप चाहें तो डिटेल में अगर इस शॉर्टकट को सीखना चाहें, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो मैंने इसमें इसी प्लेलिस्ट में अटैच किया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से किस तरीके से ये शॉर्टकट डिराइव है वो आप समझ जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम लोग वो डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, और हम लोग डायरेक्ट वो रिजल्ट यूज़ करेंगे। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वो जो शॉर्टकट हमने डिराइव किया है उसका रिजल्ट यूज़ करेंगे। वैसे एग्जामिनेशन में आपको डेरिवेशन नहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आप भी चाहें तो रिजल्ट याद रख सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि वो रिजल्ट किस तरीके से डिराइव होता है, तो इसी प्लेलिस्ट में मैंने एक अलग से वीडियो ऐड किया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उस डेरिवेशन की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं रिजल्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि एक प्लेन गिवन है। चलो इसको 2D की तरह देखने की कोशिश करते हैं। एक प्लेन गिवन है, तो सपोज इस प्लेन को मैं प्लेन मिरर बोलता हूँ। ठीक है, प्लेन मिरर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक प्लेन इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है, तो मैं इसको इंसिडेंट प्लेन बोलता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ऑब्वियसली इसका कुछ रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, आप रिफ्लेक्शन उस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको मैं रिफ्लेक्टेड प्लेन बोलता हूँ। ठीक है, कंडीशन बड़ा सिंपल सा है, आप सबको यहाँ पे पता होगा कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड प्लेन के बीच प्लेन का जो एंगल होगा, ठीक है, वो आपके गिवन प्लेन के नॉर्मल से सेम होगा। यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है,
यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के, यानी प्लेन पी आई के नॉर्मल और प्लेन पी एम यानी मिरर के नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल होगा अल्फा, वो फाइनल हमारे रिफ्लेक्टेड प्लेन, ठीक है, और मिरर प्लेन के बीच के एंगल के बराबर ही होगा अल्फा। अब देखिए शॉर्टकट क्या कहता है। शॉर्टकट बड़ा सिंपल सा है हमारा, डायरेक्ट हम अपने रिफ्लेक्टेड, ठीक है, पी एफ का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? इक्वेशन हो जाएगा आपका पी ऑफ आई इंसिडेंट प्लेन माइनस ट्वाइस ऑफ, अब यहां पे नॉर्मल हम लेंगे इंसिडेंट प्लेन के नॉर्मल का डॉट प्लेन मिरर के नॉर्मल का, उसका हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट अपॉन प्लेन मिरर के नॉर्मल का हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे और यहां पे p इंटू प्लेन मिरर, ठीक है। ये इक्वेशन आपके मिरर का इक्वेशन होगा, इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से आपको सिंबल्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। ये इंसिडेंट प्लेन का इक्वेशन जो ये दिया हुआ है ना, ये जो वैल्यू है ये आपका इंसिडेंट प्लेन का नॉर्मल, ये आपके मिरर का नॉर्मल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे अपॉन मिरर के नॉर्मल के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और इनटू मिरर का इक्वेशन। सीधा सीधा रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट अपना आंसर मिल जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ इस फॉर्म में वैल्यूज पुट करके दिखा दे रहा हूं। तो इंसिडेंट प्लेन है हमारा 2x माइनस 3y प्लस 6z एन प्लस 1, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ, इसका नॉर्मल है आपके पास ni, है ना, ये है 2i कैप माइनस 3j कैप एन प्लस 6k कैप, ठीक है। और इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो एन एम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है 14i कैप माइनस 2j कैप एन माइनस 5k कैप, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो 2 इंटू 3 एन माइनस 5 इंटू 6, ठीक है, अपॉन इस एन एम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको थोड़ा मैं इधर करके लिख लेता हूं, ठीक है। एन एम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 14 का स्क्वायर दैट इज 196 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड 5 का स्क्वायर दैट इज 25, है ना, टाइम्स द मिरर का इक्वेशन दैट इज 14x माइनस 2y माइनस 5z एन प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 प्लस 6 34 माइनस 30, तो ये हो गया इंटू 4 अपॉन, ये आपका नीचे 225 लिखा हुआ है तो ये 15 का स्क्वायर होता है और टाइम्स 14x माइनस 2y माइनस 5z एन प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ से आगे आप सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 एडिशनल वीडियोज़ ऐड की हैं। एक वीडियो तो इस शॉर्टकट का डेरिवेशन का मैंने ऐड किया हुआ है और एक वीडियो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सारे फॉर्म ऑफ प्लेन्स को एक जगह पे इकट्ठा करके और एक वीडियो में हमने कंबाइन कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि कितने तरीके से हम एक प्लेन के इक्वेशन को लिख सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, तो वो सारे वेरिएशन मैंने उस वीडियो में रखे हैं, ठीक है। तो होपफुली ये दोनों वीडियोस आपको हेल्प करेंगी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में, ठीक है, और चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रखने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पे हम लोग
प्लेन की थोड़ी और बातें करेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने प्लेन को पहले इसलिए पढ़ा यहाँ पे 3D में क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं हमें 2D ज्योमेट्री से, जो चीज़ें हमने लाइन में पढ़ी थी। तो इसलिए हमने प्लेन यहाँ पे पहले लिया है। लाइन का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है 3D ज्योमेट्री में, तो इसलिए हम लाइन को प्लेन के पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वर्किंग हार्ड, कीप एंजॉइंग दीज लेसन्स। आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करना है। रिजल्ट को ध्यान में रख के हम कभी भी पढ़ाई नहीं करते। हम हमेशा सीखने के भाव से अगर पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा अपने आप अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।